इस अध्याय में हमने कुछ प्रमेय पढ़ा है, उसी में से अगला प्रमेय 59 है। प्रमेय नंबर 59 आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, पृष्ठ क्रमांक 259 में खोल के देखिए। वृत्त का जो ये ज्यामिति वाला अध्याय है, ज्यामिति के सिद्धांतों को हम प्रमेय की सहायता से ही समझेंगे और सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने आपको उदाहरण की सहायता से उन सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया था, जैसे एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, या जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखा जीवा पर लंब होती है। और उस पर आधारित हमने 2 उदाहरण भी किए थे, प्रश्नावली का भी प्रश्नाभ्यास किया था। उसके अगले चरण में प्रमेय नंबर 59, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रमेय का कथन कहता है, प्रमेय का कथन है, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमेय का जो कथन होता है, उस कथन को 2 भाग में बांट लेते हैं, जिसका एक भाग दिया हुआ कहलाता है और शेष भाग को हमें सिद्ध करना होता है। तो इस कथन में देखिए, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो वृत्त दिया हुआ है, चित्र पहले बना लेते हैं। वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र बिंदु O और त्रिज्या R। इसमें चाप वृत्त के चाप कहा गया है, तो चाप ले लेते हैं। वृत्त का चाप PQ, चाप का मतलब परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं की बीच का सतत भाग, ये चाप PQ। चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो चाप PQ के बिंदु P और Q को केंद्र से मिलाया। इस प्रकार से PQ द्वारा केंद्र पर कोण बना POQ। अब वृत्त के परिधि पर बिंदु P से Q तक के भाग को छोड़ करके शेष भाग यहां पे आया है। शेष परिधि मतलब चाप PQ के अलावा जो परिधि शेष बचा हुआ है, शेष परिधि के किसी बिंदु पर, तो शेष परिधि पर एक बिंदु ले लेते हैं, R लिया, और उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण चाप P के द्वारा, यहां पे चाप का चिन्ह लगाएंगे, तो वृत्त COR का चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण POQ, जैसा कि आपके चित्र में देख रहे हैं,
तथा शेष परिधि आपको समझ में आ गया, चाप पी क्यू को छोड़कर के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर, तो शेष परिधि के बिंदु आर पे कोण बना है, तो शेष परिधि पर बना कोण पी आर क्यू है, इतना दिया हुआ है। तो कथन में वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का एक चाप है, चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसके बाद शेष परिधि पर बना कोण, इतना हमें ज्ञात है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कथन में लिखा है कि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो केंद्र पर बना कोण POQ, केंद्र पर बना कोण POQ और शेष परिधि पर बना कोण PRQ, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना के बराबर होता है। दुगुना होता है मतलब दुगुने के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। इस कथन को सिद्ध करने के लिए जो आप चित्र देख पा रहे हैं, इतना चित्र, ये इसके अलावा हमें जो कुछ करना होगा उसको रचना के अंतर्गत लिखेंगे। क्या करना होगा देखिए, एक रचना करते हैं। आर से होता हुआ, बिंदु आर से होते हुए केंद्र से, आर से एक किरण RM खींचा जो केंद्र से होता हुआ जाता है। किरण RM खींचा, आर से नीचे की ओर एक किरण RM खींचा जो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, केंद्र O से जाता हुआ, केंद्र O से जाती हुई एक किरण RM खींचा, इतना हमने रचना में किया। ऐसे ऐसे हाफ आधी आधी लाइन से है, चाहे तो आप इसको पूरा लाइन भी बना सकते हैं। अब इस चित्र को देखने के बाद, चित्र ये कथन का दिया हुआ भाग जितना हमें ज्ञात था, जो हमें सिद्ध करना है, रचना के बाद अब आ जाते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति मतलब प्रमाण सहित बताना। उपपत्ति के लिए पूरे स्पेस उसको दो खंड में बांट लेंगे। कथन और कारण का कॉलम होता है, यहां देखेंगे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में OP OQ और OR, ये देखिए OP OR OQ, बिंदु P, बिंदु R, बिंदु P, बिंदु R और बिंदु Q तीनों ही बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित हैं और परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो रेखा OP, रेखा OQ और रेखा OR वृत्त की त्रिज्या होगी, और हमने त्रिज्या को पहले ही R माना है, तब इसको लिख सकते हैं भुजा OP और भुजा OR दोनों वृत्त की त्रिज्या होगी। ये अभी हम लेके चलेंगे। ये पहला त्रिभुज जो चित्र हमने बनाया था, तो किरण खींचने के बाद इस प्रकार से दो त्रिभुज बन जाते हैं। इसमें पहला त्रिभुज है POR, त्रिभुज POR।
POR में भुजा OP और भुजा OR दोनों समान हैं। इसका क्यों ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि OP OR दोनों R हैं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। फिर त्रिभुज POR में ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु के अंतर्गत POR में भुजा OP और भुजा OR दोनों बराबर हैं, तो भुजा OP के सामने का कोण, इसको मैं अभी आपको स्पष्ट कर देता हूं। ORP और भुजा OR के सामने का कोण OPR। अब इसमें थोड़ा सा आपका ध्यान लेना चाहूंगा। पिछली कक्षा 9वीं में आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा। प्रमेय कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने के कोण, समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। मान लेते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात जिसकी दो भुजा समान है। तो किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं समान हैं तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो यदि AB बराबर AC, चित्र के अनुसार दोनों भुजाएं समान हैं, तो इस भुजा के सामने का कोण C और भुजा AC के सामने का कोण B समान होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। या इसको कोण C को ऐसा भी लिखा जा सकता है ACB, कोण C को कोण ACB और कोण B को ABC भी पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल इसी के आधार पर एक और त्रिभुज मैं आपको बताऊं जो हमने चित्र में लिया है। त्रिभुज की स्थिति को बदल के देखते हैं थोड़ा सा। चित्र में आपका त्रिभुज कैसा बना हुआ देखिए, ऐसे ऐसे और ऐसा। ये भी त्रिभुज है। यहां बिंदु R लिया गया है, ये बिंदु O है और ये बिंदु P है। ये चित्र आपका बिल्कुल वैसे ही है, OPR। अब यहां पर ये दोनों भुजाएं, भुजा OP, ये देखिए भुजा OP और भुजा OR, ये दोनों भुजाएं समान हैं। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होते हैं तो समद्विबाहु कहलाएगा। और अभी अब मैंने बताया आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो इन भुजाओं के सामने के कोण, भुजा OP के लिए OP के सामने का कोण ये कहलाएगा कोण ORP, इसलिए मैंने लिखा कोण ORP। और भुजा OR के सामने का कोण OPR, इसलिए मैंने लिखा OPR। तो ऐसा लिखने का इस कारण स्पष्ट हो गया आपको कि किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं, त्रिभुज POR में यदि दो भुजाएं समान हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इसी के आधार पर मैंने इस त्रिभुज को आप स्पष्ट कर दिया कि भुजा OP और भुजा OR दोनों समान है तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। ये स्पष्ट हो गया आपको। अब आगे देखिए, पुनः कोण POM बराबर कोण ORP धन कोण OPR। अब फिर एक नई बात आ गई, इसको भी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह भी आपके कक्षा 9वीं में महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसको हम बहिष्कोण प्रमेय के नाम से पढ़ते थे। बहिष्कोण प्रमेय कहता है, फिर से देखिएगा एक बार, किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाई जाए
ये हमने त्रिभुज एबीसी बनाया था। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को आगे बढ़ाया जाए, हमने बी तक बढ़ाया। तो जब त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो जिस बिंदु से हम आगे बढ़ाते हैं उसी बिंदु पर एक बाहर में कोण बनता है जिसको हम बहिष्कोण कहते हैं। ये बहिष्कोण बना और ये तीनों अंतःकोण कहलाते हैं। त्रिभुज एबीसी के ये तीनों अंतःकोण कहलाएंगे और भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाहर में कोण बना वो बहिष्कोण कहलाएगा। अब इसके बाद आता है ये तीनों अंतःकोण तो हैं, तीनों अंतःकोणों में से इन दोनों कोण को, इस कोण को और इस कोण को जो बहिष्कोण से अलग है, बहिष्कोण से लगा हुआ वो भी अंतःकोण है, ये दोनों भी अंतःकोण है। त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं, हमने पढ़ा भी है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को योग 180 अंश होता है। तो ये तीनों अंतःकोण हैं। अंतःकोणों में से इस कोण को जो बहिष्कोण से सटा हुआ है उस कोण को छोड़ करके 2 अंतःकोण बच जाते हैं। इसको हम कहते हैं सुदूर अंतःकोण। तो आपको इस चित्र में 2 बातें स्पष्ट हो गई। बहिष्कोण कब बनता है? जब त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाई जाती है। और सुदूर अंतःकोण किसको कहते हैं? बहिष्कोण से दूर स्थित दोनों अंतःकोण, वो सुदूर अंतःकोण कहते हैं। तो बहिष्कोण प्रमेय कहता है कि त्रिभुज को आगे बढ़ाने पर प्राप्त बहिष्कोण ACD बहिष्कोण इन दोनों अंतःकोणों को योग के बराबर होता है। ABC या BAC, पहला कोण हमने लिखा BAC प्लस धन कोण ABC। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इस त्रिभुज के बाद हम आपके चित्र के आधार पर इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं। यहां पर यह प्रमेय कैसा लागू होता है, फिर से मैं चित्र बनाना चाहूंगा। देखिए ब्लैक बोर्ड में ये त्रिभुज बना हुआ है RPO। बहिष्कोण कहता है सबसे पहले भुजा को आगे बढ़ाई जाए तो हम इसकी भुजा RO को O की दिशा में M तक बढ़ाया। चित्र में देखिए ये भुजा RO से होता हुआ M तक आगे बढ़ा हुआ है। तो जैसे त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाते हैं, त्रिभुज के बाहर उस बिंदु पर, बिंदु O से बाहर एक बहिष्कोण बनता है। ये बहिष्कोण बना। तो बहिष्कोण को हमने लिखा ACD। तो यहां पे बहिष्कोण क्या पढ़ेंगे उसको? POM। ये देखिए अब ये बहिष्कोण जो है इस अंतःकोण को छोड़ करके इन दोनों कोणों को योग के समान होगा। तो बहिष्कोण POM बराबर कोण ORP धन OPR। इस कॉन्सेप्ट के, इसी प्रमेय के आधार पर आप इस चित्र को समझने का प्रयास कीजिए। जब आपको यह समझ में आ जाएगा तब जब मैंने लिखा है आपको स्पष्ट हो पाएगा। आगे बढ़ने से पहले इसको आप अच्छे से भली भांति समझ लीजिए। यह बहिष्कोण प्रमेय से आया, स्पष्ट हो गया। ये मैंने बताया, इसके आधार पर यह बहिष्कोण मिला, बहिष्कोण POM। ये बहिष्कोण और इस बहिष्कोण को देखिए, बहिष्कोण दोनों अंतःकोणों के योग के समान होता है। तो इसमें इस बहिष्कोण का अंतःकोण क्या होगा? सुदूर अंतःकोण ORP ये वाली कोण, OPR ये वाली कोण। यहां मैं लिखना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, कारण लिखने के लिए जगह नहीं बच रहा है, या इसका कारण यहां से लिखेंगे। ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज के कोण हैं और समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण समान क्यों होते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि दोनों भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण समान होंगे। फिर ये कथन कहां से आया? इस कथन का कारण यहां पे लिखेंगे। या इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूं ऐसे। ये स्पष्ट हो जाएगा। कोण ORP, वही बातें मैं लिख रहा हूं फिर से, OPR। इसका कारण यहां बताते बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज के कोण हैं।
एक बात और बता दूं आपको, जब कभी आप प्रमेय सिद्ध करते हैं तो यदि आप उसको उपपत्ति को कथन और कारण का कॉलम बनाते हुए सिद्ध कर रहे हैं तो याद रखिएगा, कोई भी कथन यदि आप लिखते हैं तो उसका कारण जब तक खत्म ना हो जाए दूसरा कथन नहीं लिखेंगे। इसलिए मैंने ये पहले कथन का जो कारण लिखा, उसके बाद दूसरे कथन का कारण लिखा, अब उसके बाद तीसरा कथन मैं यहां पे लिखूंगा जो मैंने लिखा था बहिष्कोण प्रमेय के लिए, POM बराबर कोण ORP धन कोण OPR। ये बहिष्कोण प्रमेय से अब अगले स्टेप में कोण POM। अब यहां पर देखेंगे ORP OPR दोनों आपस में समान हैं, तो हम OPR का मान ORP लिख देंगे, ORP धन OPRP। ORP को ORP लिखा, OPR की जगह भी हमने ORP लिखा। क्यों? क्योंकि OPR का मान समीकरण नंबर 2 में, कथन 2 में ORP होता है, तो OPR की जगह हमने ORP लिखा, तो ये हो जाएगा ORP धन ORP। ये कहां से मिला? दो से, इसको लिख देंगे, 2 से प्राप्त हुआ। फिर अगला स्टेप होगा POM बराबर दुगुना हो गया ORP। कोण POM बराबर कोण ORP। इस प्रकार से आपके जो चित्र में इस पर दिखाई दे रहा है दो त्रिभुज POR जो हमने लेके चला, अब इसी के दूसरे साइड का दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे OQR या QOR। जितने स्टेप हमने यहां किए बिल्कुल उसी के हिसाब से दूसरे त्रिभुज में भी वही काम करेंगे। तो ये मैं मिटाना चाहूंगा, आपके पुस्तक में दिया हुआ है कथन, पुस्तक में ये भी लिखा हुआ है, चित्र को रहने देता हूं, बाकी मैं कथन मिटा देता हूं। देखिए जो हमें सिद्ध करना है वो बात ध्यान रखिएगा। अब इस कथन के आगे त्रिभुज OQR या QOR में भुजा OQ और भुजा OR, जैसे हमने OP और OR लिया था इस त्रिभुज के लिए, वैसे ही QOR में भुजा OQ और भुजा OR। OQ ये पांचवा बिंदु हो जाएगा। छठवें बिंदु के अंतर्गत इसको लिख देते हैं OQ बराबर OR। क्यों? इसका कारण फिर वही बताएंगे, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है और एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं समान होती हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं समान होती हैं। अब अगला चरण आएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहां पर देखिए OQ और OR अर्थात इस त्रिभुज की भी दोनों भुजाएं समान हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये भी अभी लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अभी जो
ओ क्यू बराबर ओ आर बराबर आर, इसके लिए फिर वही लिखा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, या इसको ऐसा कह सकते हैं एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं समान होती है। फिर समद्विबाहु त्रिभुज के ये कथन और कारण का कॉलम खींच लेते हैं। सातवां स्टेप हो जाएगा कथन, इसका कारण। सातवां स्टेप है अगला चरण, भुजा ओ क्यू के सम्मुख कोण, वही समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो भुजा ओ क्यू के सम्मुख कोण ओ आर क्यू, कोण ओ आर क्यू, और भुजा ओ आर इसका सम्मुख कोण ये कोण होगा जिसको पढ़ेंगे ओ क्यू आर, ओ कोण ओ क्यू आर। क्यों? ये वहां लिखा हुआ है, स्पष्ट देख लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण हैं, इसलिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अगला चरण वही बहिष्कोण वाला आएगा। बहिष्कोण के लिए इसमें आप कहां पे बहिष्कोण बना देखिए, ओ क्यू आर में भुजा आर ओ को एम की दिशा में बढ़ाने पर यहां जो कोण बनता है उसको पढ़ेंगे क्यू ओ एम, बहिष्कोण बना क्यू ओ एम। इस बहिष्कोण के सुदूरता कोण ओ आर क्यू, ओ क्यू आर, ये ओ आर क्यू और ओ क्यू आर, ये दोनों कोण ओ आर क्यू धन कोण ओ क्यू आर। ये कहां से आ गया? जैसे आपको पहले बताया कि बहिष्कोण पर में से, तो ये त्रिभुज क्यू ओ आर का बहिष्कोण, और यह बहिष्कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण प्रमेय से अब अगले स्टेप में ये देखिए ओ क्यू आर बराबर ओ आर क्यू, तो ओ क्यू आर की जगह हम ओ आर क्यू लिखेंगे, क्यू ओ एम बराबर ओ आर क्यू जैसे तैसे लिखा, प्लस ओ क्यू आर की जगह लिखेंगे ओ आर क्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि ओ क्यू आर और ओ आर क्यू दोनों आपस में समान है, इसलिए हमने ओ क्यू आर की जगह ओ आर क्यू लिखा। अब अगला चरण में इसको लिखेंगे क्यू ओ एम, एक ही कोण दो बार लिखा हुआ है, ओ आर क्यू धन ओ आर क्यू, इसको लिखेंगे जोड़ के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम ओ आर क्यू का 2 गुना। अब पुनः कथन 5 जो आपका 5वां चरण है, इस 5वें चरण में और 10वें चरण में देखेंगे ध्यान से। पांच व 10 से या इसको ऐसा कह सकते हैं, ये पहले कथन से जो आपको सिद्ध करना था वो लिखा हुआ है, आपने कॉपी में लिख लिया होंगे, इसको मैं मिटा दूं, बाद में मैं पूछ लूंगा आपसे। पांच और 10 को जोड़ने पर तो कोण, अगला चरण आएगा कोण पी ओ एम धन कोण क्यू ओ एम बराबर, समीकरणों को जोड़ने का मतलब होता है
बायां पक्ष, दोनों का बायां पक्ष जोड़ेगा, फिर दोनों का दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में लिखा होता कोण POM और कोण QOM, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब बराबर चिन्ह के बाद दायां पक्ष में उसमें लिखा है 2ORP धन ORQ। अगला स्टेप POM प्लस QOM। थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटाना चाहूंगा। POM ये वाला कोण, QOM ये वाला कोण। यदि हम जोड़ दें, जोड़ने का मतलब मिलाना, तो यदि हम दोनों कोण को मिला दें तो ये आपका पूरा कोण बन जाता है POQ। POM प्लस QOM दोनों को मिलाने से बन जाता है POQ, दोनों का योगफल POQ। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, दोनों में दो उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ दो उभयनिष्ठ लेने पर कोण ORP धन कोण ORQ। ORP दो कॉमन लिया, ORP धन ORQ। अब अगला स्टेप कोण POQ बराबर, अब चित्र में देखिए, इसको मैं पूरा कर दूं समझाने के लिए, इसको लाइन को मैंने हटाया था। अब ORP ये वाला कोण, ORQ इधर वाला कोण, यदि हम दोनों को मिलाएं तो ये बन जाएगा PRQ। आधा कोण ये, आधे कोण ये, और दोनों को जोड़ने का मतलब हुआ दोनों को मिलाना, तो दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है PRQ, कोण PRQ। यही आपको सिद्ध करना था। देखिए कि किसी चाप के द्वारा, चाप PQ है, चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण POQ उस चाप के बाहर शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो शेष परिधि पर कोण बना था PRQ, आपको बताया भी था। तो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण POQ है, शेष परिधि पर बना कोण PRQ है, तो केंद्र पर बना कोण POQ PRQ का दुगुना होगा, जो हमने अभी सिद्ध किया। यह आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार से आपका प्रमेय सिद्ध होता है। कारण कुछ इस यहां पे छूटा हुआ देखिए, तो OQR की जगह हमने ORQ लिखा। ये कहां से लिखा, दोनों आपस में समान होते हैं, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 7 से। जितना काम हमने चरण 1 से 5 तक किया, वही काम हमने रिपीट किया, दोबारा किया। दोनों त्रिभुजों के लिए वही काम दो बार करना है। तो ये संबंध समीकरण 7 से फिर दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद ये हो गया 5, समीकरण 5 व 10 को जोड़ने पर, 5 और 10 को जोड़ने पर इस प्रकार से आपका प्रमेय 59 वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के उस वृत्त के शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, प्रमेय सिद्ध होता है। क्या दिया था, एक वृत्त, चाप और शेष परिधि पर स्थित कोई बिंदु। सिद्ध क्या करना था कि केंद्र पर बना कोण POQ इस बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। हमने इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दो कॉन्सेप्ट लिया, दो प्रमेय का प्रयोग सहारा लिया, जो हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था। समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।
बहिष्कोण प्रमेय में बहिष्कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इन दोनों प्रमेय की सहायता से हमने ये जो प्रमेय है सिद्ध किया। तो दो त्रिभुज POR लेके चला, इसका जस्ट आधा भाग, दूसरा भाग त्रिभुज QOR लेके चलेंगे। तो चरण 1 2 3 4 5 जितने चरणों में हमने POR के लिए सिद्ध किया 5 चरण तक, वही त्रिभुज QOR में 6 7 8 9 10 से लेकर चलेंगे। उतने ही चरणों में ये 1 से 5 तक, उतने चरणों में 6 से 7 10 तक। फिर 10 और 5 समीकरण 5 और 10 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद ये बन जाता है POM प्लस QOM, ये POQ, और यहाँ दो उभयनिष्ठ लेने के बाद PRQ, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से प्रमेय 59 खत्म होता है। अगला प्रमेय है जो इसी पर आधारित है। मिटा दूं इसको अब। प्रमेय 59 के बाद प्रमेय 60, पन्ना पलट के देखिए। प्रमेय 60 जो 59 के बाद 60 आएगा। प्रमेय 60 का कथन कहता है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। प्रमेय 60 में अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अब आप लोग अर्धवृत्त बताइए किसको कहेंगे। सबसे पहले दिन आपको बताया गया था अर्धवृत्त क्या होगा। तो अर्धवृत्त यदि किसी वृत्त की जीवा उसके केंद्र से होकर जाए, अर्थात वह जीवा व्यास हो, तो व्यास वृत्त को समान दो भागों में बांटता है, तब वह वृत्त के प्रत्येक खंड अर्धवृत्त कहलाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम अर्धवृत्त पे जाएंगे। प्रमेय नंबर 60, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण का तात्पर्य 90 अंश है। सबसे पहले कथन में दिया है क्या, एक अर्धवृत्त, और हमको सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त पर कोई कोण बना है तो वह कोण समकोण होता है। यह हमें सिद्ध करना है। चित्र बना लेते हैं। बिंदु O और O से जाता हुआ एक व्यास बीचों बीच ले लीजिए, और O से जाता हुआ एक व्यास L M और कोई बिंदु यहां ले लिया N। तो एक अर्धवृत्त के किसी भी एक खंड में बिंदु लेंगे जहां पर हमको कोण बनाना है। अर्धवृत्त पर बना कोण, तो अर्धवृत्त पर कौन सा कोण बनता है, L N M। दिया है। अब अर्धवृत्त किसको पढ़ेंगे, L N M, यहां से यहां तक का भाग, चूंकि व्यास है तो परिधि का जस्ट पूरा आधा भाग L N से होता हुआ M तक, L N M, अर्धवृत्त L N M पर बना कोण, अर्धवृत्त L N M है और अर्धवृत्त पर बना कोण L N M, L N M है। ये कोण L N M और ये अर्धवृत्त है। हमें सिद्ध करना है ये जो कोण है अर्धवृत्त पर बना कोण L N M समकोण होता है। कोण L N M
अर्थात 90 अंश का होता है। lnm 90 अंश का होता है। इसके लिए रचना आवश्यक नहीं है, उपपत्ति में जाते हैं। जितना चित्र बना हुआ है उतना पर्याप्त है प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। इस चित्र के अलावा हमको अलग से कुछ नहीं करना है, अर्थात रचना का आवश्यकता नहीं है। उपपत्ति में जाते हैं। उपपत्ति के लिए फिर वही कॉलम खींच लेते हैं कथन और कारण के। कथन कारण सबसे पहले लिखेंगे कोण LOM बराबर 180 अंश। कोण LOM बराबर 180 अंश। क्योंकि बात हो रही है अर्धवृत्त की, और पहले दिन मैंने आपको बताया भी था अर्धवृत्त का अंश माप, लघु चाप का अंश माप, दीर्घ चाप का अंश माप, चाप का अंश माप। याद कीजिए, अर्धवृत्त का अंश माप बताया गया था आपको। अर्धवृत्त का अंश माप कितने अंश का होता है? फिर से बोलिए। अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश का होता है। तो LOM इस कोण की बात हो रही है, तो ये अर्धवृत्त का कोण है, अर्थात अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण, वो अंश माप कहलाएगा। तो अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश का होता है। तो यहां पे कारण क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं ऐसा हमने क्यों लिखा? कोण LOM बराबर 180 अंश क्यों लिखा? क्योंकि अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है, हमने पढ़ा है 180 अंश होता है। फिर अभी हमने प्रमेय नंबर 59 में एक सिद्ध किया था, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो वृत्त का चाप लेते हैं LM, ये चाप L से इस प्रकार से होता हुआ LM। तो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण LOM, कोण LOM शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो चाप द्वारा केंद्र पर कोण बना LOM, तो इस चाप के अलावा शेष परिधि कौन सा बच गया? यहां से लेकर यहां वाला भाग। तो इस परिधि के शेष परिधि पर, मतलब शेष परिधि के बिंदु N पर कोण बना है, इसको हम कहेंगे केंद्र पर बना कोण इस बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। तो शेष परिधि पर कौन सा कोण बना? कोण LNM। तो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप कौन सा? LM। तो LM चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण LOM शेष परिधि के बिंदु N पर बने कोण LNM का दुगुना होता है। चाप LM चाप LM द्वारा केंद्र पर बना कोण या इसको कारण सहित लिखेंगे तो प्रमेय का कथन लिखना होगा आपको। प्रमेय का कथन लिख देंगे। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर, स्पष्ट नहीं आ रहा, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है।
इस कथन के आधार पर हमने लिखा है तो शेष परिधि पर बना कोण LNM और केंद्र पर बना कोण LOM, तो केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब ध्यान से देखिए, 1 और 2 में LOM बराबर 180 अंश और LOM बराबर 2 टाइम्स LNM। तब इसको लिखा जा सकता है कोण LNM बराबर 180 अंश। कारण खत्म होने के बाद लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोण LNM बराबर 180 अंश। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर 1 व 2 की तुलना से 2 का भाग दीजिए, इस 2 का भाग दे दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो पक्षांतर करेंगे तो 180 के बटे में जाएगा और LNM बराबर 180 बटे 2, या इसको साफ साफ लिखें 180 बटे 2। अब 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 नियम 18, शून्य का शून्य। तो अब प्राप्त हो गया आपको कोण LNM बराबर 90 अंश, जो हमको सिद्ध करना था। इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये कथन वाला भाग, इधर कारण लिखेंगे। एक स्टेप लिखना बाकी है, सबसे नीचे वाले स्टेप में लिखेंगे। 5वां स्टेप होगा कोण LNM बराबर 90 अंश, यही हमको सिद्ध करना था। LNM बराबर 90 अंश लाना था, प्राप्त हो गया। इस प्रकार से प्रमेय सिद्ध हुआ। प्रमेय का कथन, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। यह हमने अर्धवृत्त LNM लिया, अर्धवृत्त पर बना कोण एक LNM, कोण LNM हमको सिद्ध करना था समकोण होता है। 2 कॉन्सेप्ट लिया। पहले स्टेप में हमने अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश का होता है, यह हमने लिया, जो आपको सबसे पहले दिन बताया था। फिर उसके नीचे हमने लिखा है, अभी जो पिछला प्रमेय पढ़ा था, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने समीकरण नंबर 2 लिखा। फिर समीकरण नंबर 1 का बायां पक्ष, समीकरण 2 का बायां पक्ष, दोनों की तुलना किया। तो तुलना करने के बाद समीकरण नंबर 3 में देखिए 2 गुना कोण LNM बराबर 180 अंश, बराबर साइड को छोड़ दीजिए और इसमें बचा 2 टाइम्स ऑफ LNM बराबर 180। अब 2 का पक्षांतर किया बाएं से दाएं, तो पक्षांतर के बाद बटे में जाएगा। फिर 2 से इसको भाग दिया, 2 एकम 2, 2 नियम 18, शून्य का शून्य। तो कोण LNM बराबर 90 अंश। कोण का संकेत है, ये दोनों एक जैसा है, मत कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो बाद में लिखा है उसको L पढ़िएगा, और कोण का जो संकेत है थोड़ा तिरछा बना रहा हूं, ये L सीधा है। कोण LNM बराबर 90 अंश, ये कोण का संकेत है। सभी जगह बिल्कुल एक जैसा संकेत आ गया है। ये सामने जो लिखा है थोड़ा तिरछा है, बड़ा है, ये कोण है। उसके बाद L, तो कोण LNM बराबर 90 अंश जो हमको लाना था वो सिद्ध हुआ। अब इसके बाद प्रमेय 59 और 60 के बाद एक और प्रमेय बच जाता है। प्रमेय नंबर 61। तो अब जो प्रमेय 59 और 60, अगला जो प्रमेय 61 है उसको अगले दिन देखेंगे।
ये आपको दोनों समझ में आ गया। इसके पहले जो प्रमेय 59 बताए थे, प्रमेय नंबर 60, इससे संबंधित बाद में एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।